CH 11 साले वो मेरी है। अब आगे। अचानक किसी की आवाज को सुनकर साहिल, राहुल के साथ साथ आदि और शिव भी आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। वहीं शीतल उन चारों को देखकर उनके पास आकर फिर से कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम चारों एक साथ क्यों खड़े हुए हो? शीतल को वहां देखकर एक पल के लिए साहिल आदि और शिव को भूल गया। साहिल, अरे भाभी जी आप यहाँ। शीतल, साहिल पहले सवाल मैंने किया था। साहिल, भाभी जी वो तो मैं और राहुल कॉलेज से आ रहे थे, इन दोनों को यहाँ देखा तो सोचा लेता चलूं, लेकिन आप इतनी धूप में बाहर क्या कर रही है? शीतल, मैं भी इन दोनों को लेने ही आई थी, ये अचानक ही कब घर से आ गए मुझे पता ही नहीं चला। राहुल शीतल की बात सुनकर साहिल को शीतल से दूर करके उसके पास आकर कहता है, अरे भाभी जी आप हमारे होते हुए क्यों परेशान होती है, आप हमें एक बार कह दिया कीजिए, हम कहीं से भी आपके पास आ जाएंगे। शीतल, मतलब? राहुल, मतलब आपके काम को करने। शीतल राहुल की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वही साहिल राहुल की हरकत पर चिढ़ते हुए राहुल को घूरने लगता है। राहुल शीतल को मुस्कुराता देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर गिरने का नाटक करता है, जिसे देखकर साहिल गुस्से में उसके पैर पर अपना पैर मार देता है, जिससे सचमुच ही राहुल गिर जाता है। राहुल को गिरता देखकर साहिल को हंसी आ जाती है। यही शीतल राहुल की फिक्र करते हुए उसके पास जाकर उसे उठाते हुए कहती है, क्या हुआ राहुल, तुम ठीक तो हो, ऐसे अचानक गिर कैसे गए? राहुल शीतल को अपने पास देखकर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, लगता है भाभी जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है मेरा। शीतल राहुल की बात सुनकर साहिल की तरफ देखते हुए कहती है, साहिल खड़े खड़े क्या देख रहे हो, राहुल को उठाने में मेरी मदद करो, इसे गर्मी से चक्कर आने लगे हैं। साहिल शीतल की बात सुनकर जल्दी से राहुल के पास आता है और शीतल की मदद करने लगता है। वही उन दोनों को देखकर आदि तो अपना सर पीट लेता है और शिव तो उन दोनों को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। शिव अपने मन में कहता है, बड़े हरामी है दोनों, मेरी मम्मी से चिपकने का एक मौका नहीं छोड़ते और मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं कि मैं आदि से दूर रहूं। शिव उन दोनों को देखकर उन्हें गाली दे ही रहा था, तभी उसके कान में शीतल की आवाज आती है। शीतल, शिव चलो घर चलते हैं। शीतल की आवाज सुनकर शिव अपनी मम्मी की तरफ देखता है, जो राहुल को गाड़ी के पास छोड़कर अपनी स्कूटी के पास खड़ी हुई थी। शिव अपनी मम्मी से नजरें हटाकर आदि की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तेरे डैड तुझे कुछ कहे या मारे तो मुझे बता देना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आदि, शिव वो मेरे डैड है। शिव तो तू भी तो मेरा ही है, मैं तुझे तेरे डैड से डांट खाते हुए नहीं देख सकता। आदि ओके कह दूंगा, अब जाओ आंटी बुला रही है, कल मिलते हैं। आदि की बात सुनकर शिव अपना सर हमें हिलाते हुए आदि को बाय बोलकर वहां से अपनी मम्मी के पास चला जाता है। शीतल एक नज़र साहिल और राहुल पर डालते हुए कहती है, तुम दोनों आदि को लेकर घर आ जाओ, मैं शिव को लेकर घर जा रही हूँ। राहुल, साहिल ठीक है भाभी जी, ध्यान से जाना। शीतल उन दोनों को बाय बोलकर शिव के साथ वहां से निकल जाती है। राहुल शीतल के जाने के बाद अपने हाथ को चूमने लगता है। साहिल, अबे साले ये क्या कर रहा है? राहुल, चूम रहा हूँ, तुझे दिख नहीं रहा क्या? साहिल, खुद के ही हाथ को कौन चूमता है, पागल पागल हो गया है क्या? राहुल साहिल की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, पागल तो मैं हो गया हूँ साहिल, तूने देखा नहीं था क्या, शीतल भाभी ने मुझे यहाँ छुआ था यार, और तो और उनकी खुशबू क्या ही गजब है। साहिल राहुल की बात सुनकर राहुल को फटकारते हुए कहता है, खबरदार, जो तूने शीतल भाभी जी के बारे में ऐसा बोला तो वो तो सिर्फ मेरी है। साहिल इतना कहकर शीतल के ख्याबों में खोने लगता है। वहीं राहुल साहिल को ख्याबों से बाहर लाते हुए कहता, साले वो मेरी है तो तू उनके ख्वाब देखना बंद कर। वो मेरी है, मैं उनके ख्याब देखूंगा, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं उनका आशिक ही राहुल ठाकरे, वो सिर्फ राहुल ठाकरे की है। साहिल, वो सिर्फ साहिल बैनर्जी की है, समझा तू? साहिल और राहुल दोनों शीतल के लिए लड़ने लगते हैं और गुस्से में दोनों एक दूसरे के बालों को पकड़कर नोचने लगते हैं। साहिल, साले राहुल छोड़ मेरे बाल, नहीं तो तुझे गंजा कर दूंगा। राहुल, पहले तू छोड़। वही उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर आदि उन दोनों के पास आता है और दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है, आप दोनों में से शीतल आंटी किसी की नहीं है, वो मेरे होने वाले ससुर जी विश्व रहाने की है, समझे आप? आदि की बात सुनकर साहिल और राहुल दोनों रुक जाते हैं और खा जाने वाली नजरों से आदि को देखने लगते हैं। आदि, घूरना बंद कीजिए और घर चलिए, नहीं तो शीतल आंटी से कह दूंगा कि आप दोनों कैसी कैसी बातें करते हैं उनके बारे में। आदि इतना कहकर बिना उन दोनों पर ध्यान दिए सीधे जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। आदि की बात सुनकर साहिल और राहुल दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुंह बना लेते हैं और बिना कुछ कहे जाकर गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद साहिल गाड़ी से बाहर निकलकर घर के अंदर चला जाता है, वो आदि पर कोई ध्यान नहीं देता है।
राहुल भी साहिल की ऐसी हरकत पर हैरान हो गया था। वही आदि का तो मुंह ही बन चुका था। वो भी गाड़ी से निकलकर साहिल के पीछे जाते हुए आवाज लगाते हुए कहता है, डेड सॉरी। साहिल आदि की सॉरी पर भी ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। साहिल को कमरे में जाता देखकर आदि की आंखों में नमी आ जाती है। राहुल, आदि रोने से कुछ नहीं होगा, तुझे साहिल की बात माननी चाहिए थी। आदि, आप रहने दीजिए। राहुल, क्या रहने दूं? आदि, मुझे समझना बंद कीजिए। राहुल आदि की बात सुनकर कहता है, आदि तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, जो साहिल कह रहा है उसे मान ले, नहीं तो वो तुझे यहाँ से मीरदी के पास भेज देगा। आदि राहुल की बात सुनकर कहता है, मैं उनके पास नहीं जाने वाला। राहुल, नहीं जाना तो जाकर साहिल से सॉरी बोल और जो वो कहता है वही कर। राहुल की बात सुनकर आदि कहता है, मुझे आप दोनों का कुछ समझ नहीं आता, खुद करो तो रासलीला में करूँ, तू साला कैरेक्टर ढीला। CH 12 कोई इस दिल को भा ना जाए जब तक। अब आगे। अगले दिन साहिल के घर पर साहिल डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी आदि साहिल के बगल आकर बैठते हुए साहिल से कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। लेकिन साहिल आदि के गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं देता है, वो बस अपने खाने पर फोकस कर रहा था। आदि साहिल से जवाब ना पाकर उदास होकर साहिल की तरफ देखने लगता है। वहीं उन दोनों को इस तरह देखकर विक्रम नेहा से कहता है, कुछ हुआ है इन दोनों में? नेहा खाना खाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता डैड, लेकिन लग तो यही रहा है कुछ हुआ है। विक्रम, कुछ हुआ है तभी तो ये इतनी शांति से खाना खा रहा है। नेहा, डैड आप प्लीज खाना खा लीजिए, उसकी बातें मत कीजिए, अगर उसने सुन लिया तो वो आपके साथ साथ मुझे भी सुना डालेगा। नेहा की बात सुनकर विक्रम अपना सर हाँ में हिलाते हुए खाना खाने लगता है। वही साहिल आदि को अपनी तरफ देखता पाकर बिना कुछ कहे आदि के लिए प्लेट में खाना लगाकर उसके सामने कर देता है। आदि भी बिना आनाकानी किए खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद साहिल खड़े होकर कहता है, मम्मी मैं चलता हूँ, मेरा हो गया, और अगर आदि बाहर जाना चाहे तो जाने देना, इसे रोकना मत। साहिल की बात सुनकर नेहा के हाथ का निवाला हाथ में ही रह जाता है और सवालिया नजरों से साहिल को देखने लगती है। चांदनी, साहिल कुछ हुआ है बेटा? है साहिल, कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। साहिल इतना कहकर घर से बाहर निकल जाता है। साहिल की बात सुनकर आदि को बहुत बुरा लगता है, वो भी खड़े होकर साहिल के पीछे जाने लगता है। विक्रम आदि को जाता देखकर कहता है, आदि आप खाना खाओ, ऐसे खाने से उठकर नहीं जाते बेटा। आदि, मैं आता हूँ दादाजी, मुझे डैड से बात करनी है। विक्रम, आप खाना खा लो, साहिल से बाद में बात कर लेना, तुम्हें नेहा के साथ जाना है। आदि, कहा नेहा तुम्हारा एडमिशन करवाना है तो मेरे साथ स्कूल चलना है, और कहा नेहा खाना खाते हुए कहती है। नेहा की बात सुनकर आदि कहता है, वो तो डैड कराने वाले थे, फिर आप क्यों चल रही है मेरे साथ? नेहा आदि की बात सुनकर आदि के बालों को बिगाड़ते हुए कहती है, तुम्हारे बैग को छुट्टी नहीं मिली इसलिए तुझे मेरे साथ चलना है, कोई दिक्कत है तुझे मेरे साथ चलने में? आदि नेहा की बात सुनकर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आपके साथ जाने में, मुझे क्यों दिक्कत होने लगी आपके साथ, आप तो मेरी बुज्जी है। आदि इतना कहकर फीका सा मुस्कुरा देता है। वही अहान आरुष के लिए खाना लगाते हुए कहता है, तू जल्दी से खाना खा, फिर हम कॉलेज के लिए निकलते हैं। आरुष, तूने खा लिया? अहान, हाँ खा लिया यार, अब जल्दी कर। आरुष अहान की बात सुनकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। आरुष कुछ देर बाद अपना बैग लेते हुए अहान से कहता है, चल यार बर्तन छोड़ दे, कॉलेज से आकर मैं साफ कर दूंगा, लेट हो जाएगा। अहान, सच बोल रहा है ना? आरुष, हाँ सच बोल रहा हूँ। अहान आरुष की बात सुनकर अपना बैग लेकर आरुष के साथ घर से कॉलेज के लिए निकल जाता है। वही साहिल की गाड़ी कॉलेज के अंदर एंटर करती है। साहिल आज जल्दी आ गया था इसलिए अपनी गाड़ी पार्क करके अपनी केबिन की तरफ चला जाता है। साहिल के आते ही कुछ देर बाद राहुल भी आ जाता है और वो साहिल की गाड़ी को देखकर वो भी साहिल की केबिन में चला जाता है। राहुल साहिल के केबिन में आकर साहिल को देखते हुए कहता है, क्या हुआ साहिल, आज तू इतना जल्दी कैसे आ गया? साहिल राहुल की आवाज़ सुनकर राहुल की तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ जल्दी आया हुआ, 30 मिनट ही तो बचे। राहुल, तो फिर चलना, बाहर चलते हैं। साहिल, क्या करेंगे यार? राहुल साहिल की बात सुनकर साहिल के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती खड़ा करते हुए कहता है, चलना यार। राहुल साहिल को लेकर साहिल की केबिन से बाहर आ जाता है और साहिल को लेकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए जा ही रहे थे कि अचानक उनके सामने काव्या आ जाती है। काव्या को देखकर दोनों मुस्कुराते हुए रुक जाते हैं। काव्या, राहुल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। राहुल, बोलो ना। काव्या राहुल की बात सुनकर साहिल की तरफ देखते हुए कहती है, अकेले में करनी है। राहुल, अरे यार बोल ना, साहिल से कैसी शर्म।
साहिल, हाँ यार, मैं तो तुम्हारी बात सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ, कई दिन से आवाज ही नहीं सुनी। काव्या, ओ प्लीज साहिल, तुम मुझ करो, मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ फ्लर्ट करना बंद। साहिल, तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। काव्या साहिल की बात सुनकर अपने सर को नामे हिलाते हुए राहुल से कहती है, राहुल आई लव यू यार। राहुल, आई लव यू टू। काव्या, यार कभी तो सीरियस होकर बोल दिया कर। साहिल, ये तो कभी नहीं बोलने वाला, इसलिए कह रहा हूँ, इसका पीछा छोड़ और मुझे पकड़ ले, कसम से कभी नहीं छोड़ूंगा। साहिल की बात सुनकर राहुल को हंसी आ जाती है। वही काव्या साहिल को घूरते हुए, तुम चुप करो यार, मुझे सिर्फ राहुल पसंद है। राहुल, ऑफकोर्स यार, मुझे भी तू बहुत पसंद है। काव्या, राहुल मजाक मत कर यार, मैं सीरियस हूँ और तुझे 5 साल से बोल रही हूँ, रियली लव यू। राहुल काव्या की बात सुनकर काव्या के कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, तो मैं भी तो तुझे 5 साल से कह रहा हूँ आई लव यू काव्या। वे तीनों बातें कर ही रहे थे कि आरुष और रौनक दोनों उनके बगल से होकर निकल जाते हैं। आरुष की घूरती नजरें राहुल और काव्या पर थी, जो काव्या से आई लव यू बोल रहा था, लेकिन उन दोनों की ही नजरें आरुष पर नहीं पड़ती है। जहां आरुष राहुल और काव्या को घूर रहा था, वहीं साहिल आरुष को देख रहा था। साहिल आरुष को 3rd फ्लोर पर जाता देखकर कहता है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट में क्यों जा रहा है जबकि इसके पास तो मैथ है। साहिल सोच ही रहा था कि उसके कानों में काव्या की आवाज आती है, जिससे साहिल अपनी नजरें हटाकर काव्या पर डालता है। काव्या, तुम 5 साल में आई लव यू जाने कितने लोगों को बोल चुके हो। राहुल, यही तो बात है बेबी हमारी, क्यों साहिल। साहिल भी राहुल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए काव्या को कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। वही काव्या साहिल के अचानक अपनी तरफ करने से चौंक जाती है और वो साहिल से छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, साहिल अपनी हरकतें बंद कर दो, नहीं तो मैं तुझे यहाँ से फायर कर दूंगी। साहिल, अरे डार्लिंग, तुम ये बात 5 साल से बोल रही हो लेकिन आज तक नहीं कर पाए, और क्या कमी है मुझमें, इस राहुल से तो सोबत अच्छा हूँ यार। राहुल, ओ साहिल बैनर्जी, इस भूल में मत रहो कि तुम मुझसे सोबत अच्छे हो। राहुल इतना कहकर काव्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और साहिल को घूरते हुए कहता है, चलो यहाँ से काव्या। साहिल, हा हा हा, ले जा कहीं तुम्हारी काव्या का मन बदल कर मेरे ऊपर ना आ जाए। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो, यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। काव्या, शट अप साहिल। साहिल मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए वहां से अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है। वही राहुल काव्या को लेकर आकर उसके केबिन के सामने छोड़ देता है और खुद अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। काव्या, राहुल कब तक ऐसा रहेगा। राहुल, कैसा यार। काव्या, कब तक तुम सबसे फ्लर्ट करते रहोगे। काव्या की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, कोई इस दिल को भा ना जाए जब तक। राहुल इतना कहकर अपनी क्लास की तरफ निकल जाता है। वही काव्या राहुल की बात सुनकर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हारे दिल को किसी को नहीं भाने दूंगी। वहीं आरुष और रौनक दोनों क्लास में आकर काव्या की बुराई करने लगते हैं। आरुष, इसका बॉयफ्रेंड इससे संभल नहीं रहा और साली मुझे ताने मार रही थी। रौनक, देखा नहीं तूने किस तरह चिपके खड़े हुए थे, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कॉलेज में इस तरह खड़े हैं, बच्चों पर क्या असर होगा। आरुष, जब टीचर ऐसे होंगे तो बच्चे तो अपने आप ही ऐसे होंगे। रौनक, मतलब क्या है। आरुष रौनक की बात सुनकर सामने इशारा करता है। आरुष का इशारा पाकर रौनक आरुष के इशारे की तरफ देखता है, जहां से राहुल अपने क्लास के एक लड़के साथ अंदर आ रहा था। राहुल ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और वो उससे फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। रौनक, यार इसे कुछ और काम नहीं क्या। आरुष, छोड़ ना, हमें क्या मतलब। आरुष इतना कहकर अपनी नजरें राहुल से हटाकर अपनी बुक पर डाल लेता है। वही राहुल क्लास में अंदर आकर अपनी नजरें आरुष पर डालता है। राहुल काफी देर तक आरुष को देखता रहता है। आरुष को जब अपने ऊपर राहुल की नजरें महसूस होती है तो वो गुस्से में एक नजर राहुल पर डालकर अपने मन में कहता है, साला निहायती बेशर्म है, वहाँ गर्लफ्रेंड, फिर एक लड़का और कमीना, अब मुझे तो ऐसे घूर रहा है जैसे आंखों से ही मेरा रेप कर देगा। राहुल आरुष को खुद की तरफ देखता पाकर अपनी नजरें उससे हटाकर सभी बच्चों की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी अपनी बुक खोल लो। जी सर। सारे बच्चे एक साथ जवाब देते हैं और अपनी बुक खोलने लगते हैं। राहुल भी अपनी बुक लेकर क्लास में घूमते हुए पढ़ाने लगता है। वही काव्या राहुल को देखकर गुस्से में अपनी टेबल से सारा सामान बिखेर देती है और अपने बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहती है, ये कभी बाज नहीं आएगा, इसे चाहे कितना भी कहूँ कि मैं इससे प्यार करती हूँ लेकिन नहीं, इसे समझ नहीं आता। छोड़ूंगी नहीं राहुल तुझे, अगर तू मेरे अलावा किसी और का हुआ तो। CH तेरा यार, तू तो उसका बाप निकला। अब आगे
वही साहिल राहुल और काव्या से मस्ती करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि क्लास लेने का टाइम जो हो चुका था। साहिल जब अपनी क्लास में आता है तो उसकी नजरें सामने बैठे आहान पर पड़ती है जो रिमझिम से बातें कर रहा था। साहिल आहान को देखकर अपने मन में कहता है, अभी तो मैंने इसे कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ जाते देखा था, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। साहिल अपने मन में सोचते हुए अपने कदम आहान की तरफ बढ़ा देता है। साहिल को ऐसे आहान के पास आता देखकर सारे स्टूडेंट साहिल को देखने लगते हैं। वही आहान साहिल की अपनी तरफ आता देखकर अपनी नज़ारे रिमझिम से हटाकर साहिल की तरफ कर लेता है जो अब आहान के सामने आकर खड़ा हो चुका था। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहान साहिल की बात सुनकर साहिल को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है, पढ़ने आया हूँ सर, और क्या करने आऊँगा यहाँ। साहिल, पढ़ने तो आए हो लेकिन मैंने अभी तुम्हें। साहिल इससे आगे कुछ कहता है उससे पहले आहान कहता है, सर कहीं आप मुझसे मार्केट वाली बात को लेकर इस तरह तो नहीं बोल रहे हैं। साहिल, अरे यार ऐसा नहीं है। आहान, तो कैसा है सर? आहान साहिल को गुस्से में घूरते हुए कहता है। वही साहिल आहान की घूरती नजरों को देखकर अपने मन में कहता है, कहीं ये भूत तो नहीं है। हाँ ये भूत ही है, तभी तो इतने जल्दी थर्ड फ्लोर से मुझसे भी पहले आ गया। साहिल आहान को देखते हुए आहान के बारे में सोच ही रहा था कि तभी आहान साहिल से कहता है, सर क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? साहिल आहान की आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आता है और आहान को देखते हुए कहता है, तुम भूत हो। आहान, है। वही साहिल की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। वही आहान तो साहिल को ऐसे देख रहा था जैसे अभी मार डालेगा। आहान, सर आप पीकर आए हैं क्या? सुबह सुबह कैसी बात कर रहे हो? साहिल, मैं सच कह रहा हूँ तुम भूत हो। आहान, सर आप मेरे टीचर हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहे हूँ, नहीं तो। साहिल, नहीं तो तुम मुझे हवा में उड़ाकर मार डालोगे, मैंने कहा ना कि तुम भूत हो। साहिल इतना कहकर आहान से थोड़ा पीछे हट जाता है। आहान, सर आप पागल हो गए क्या? कहाँ से मैं आपको भूत लग रहा हूँ? साहिल, अगर तुम भूत नहीं हो तो अभी तुम कॉमर्स डिपार्टमेंट थे और इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गए? साहिल की बात सुनकर आहान सोचते हुए कहता है, और तो इन्होंने आरुष को देखा है तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान, कैसे कैसे लोग भेज दिया आपने धरती पर, जिंदा आदमी इसे भूत लग रहा है। आहान सोचते हुए अपना सरना में हिलाने लगता है। साहिल, तुम सर क्यों हिला रहे हो? आहान, ऐसे ही, और सर में कोई भूत नहीं हूँ, आप मुझे छूकर देख लीजिए। आहान इतना कहकर अपना हाथ साहिल के आगे कर देता है। साहिल आहान के हाथ को देखकर एक नज़र आहान को देखता है जो साहिल को इशारे से ही हाथ छूने के लिए कहता है। रिमझिम, अरे सर छू लीजिए, आहान कोई भूत नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हो। साहिल रिमझिम की बात सुनकर डरते हुए धीरे से आहान के हाथ को टच करता है। साहिल आहान के हाथ को टच करता है तो कुछ नहीं होता, जिसे देखकर साहिल हंसते आहान के गाल को खींचते हुए कहता है, अरे सच में तुम तो भूल नहीं हो। वही आहान गुस्से में साहिल के हाथ को अपने गाल से हटाकर कहता है, कसम से सर अगर आप मेरे सर नहीं होते ना मैं आपको नहीं छोड़ता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, कोई मुझे बिना मेरी मर्जी के छुए। साहिल आहान की बात सुनकर दोबारा आहान के दोनों गालों को जोर से खींच देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि ये मेरी हॉबी है। साहिल इतना कहकर मुस्कुराते हुए बोर्ड के पास चला जाता है। वही आहान अपने दोनों गालों को सहलाते हुए रिमझिम से कहता है, सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन इस प्रोफेसर का सर फोड़ दूंगा। रिमझिम, आहान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, देखो ना कितने हैंडसम है सर, उनके सर पर लग जाएंगी तो उनकी हैंडसमनेस कम हो जाएगी यार। साहिल रिमझिम की बात सुनकर साहिल को देखते हुए कहता है, अगर इसे हैंडसम कहते हैं तो फिर गंदा किसे कहते हैं? रिमझिम, क्या बोल रहा है आहान? आहान, सच बोल रहा हूँ, मुझे ये आदमी फुटी आंख नहीं भाता। रिमझिम वही साहिल आहान को देखते हुए पढ़ाना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ राहुल अपनी बुक बंद करते हुए कहता है, तुम सबका आज दूसरा दिन है और मैंने आप लोगों का नाम तक नहीं पूछा और न ही अपना नाम बताया, तो अब 20 मिनट बची है, उसके बाद दूसरे टीचर आएंगे, उससे पहले हम आपस में अपनी जान पहचान बढ़ा लेते हैं। राहुल इतना कहकर एक नज़र सब स्टूडेंट पर डालता है। सारे स्टूडेंट खुश होकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। राहुल, तो पहले मुझसे शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल ठाकरे है, मैं आपका क्लास टीचर हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए ये प्रोफेसर की जॉब कर रही हूँ। ये मेरा परिचय है, तो अब तुमसे शुरू करते हैं। राहुल अपने सामने बैठी एक लड़की को खड़ा करते हुए कहता है। वही राहुल की बात सुनकर रौनक आरुष से कहता है, इसने अपना परिचय दिया था या खुद के खानदान के बिजनेस के बारे में बता रहा था? आरुष रौनक की बात सुनकर कहता है, लगता तो यही कि अपने खानदान की बड़ाई कर रहा था।
आरुष इतना कहकर धीरे से हंसने लगता है। आरुष को हंसता देखकर रौनक को भी हंसी आ जाती है। धीरे धीरे सबका परिचय खत्म हो जाता है। अब बारी आती है रौनक की, जो खड़े होकर राहुल की तरफ देखते हुए कहता है, मैं रौनक सिंह, मैं मुंबई शहर से हूँ, मेरी एज 21 साल है। रौनक इतना कहकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। रौनक के बैठते ही आरुष खड़ा होता है और बिना किसी पर ध्यान दिए हुए कहना शुरू करता है, मेरा नाम आरुष मौर्य है, मेरी भी एज 21 है। मैं राजस्थान के नागौर जिले से आया हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ आया हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई और मैं, हम 4 लोग हैं और मेरे पापा। आरुष इससे आगे कुछ कहता है, उससे पहले राहुल उसे बीच में रोकते हुए कहता है, बस कर यार, और कितना बताएगा। आरुष, सर अभी थोड़ा और बताना है। राहुल, नहीं रहने दे, इतना काफी है। राहुल इतना कहकर जल्दी से अपनी बुक लेकर क्लास से बाहर निकल जाता है, क्योंकि आरुष तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। राहुल के जाते ही आरुष रौनक की तरफ देखते हुए इशारा करता है। रौनक आरुष का इशारा समझकर आरुष के हाथ को पकड़कर नीचे बिठा देता है। आरुष रौनक के पास बैठकर अचानक ही हंसने लगता है, जिसे देखकर रौनक को भी हंसी आ जाती है। रौनक हंसते हुए कहता है, यार तू तो उसका बाप निकला, मतलब सर ने थोड़ा ज्यादा क्या बोल दिया, तूने तो उनकी बोलती ही बंद कर दी। आरुष, यही तो बात है तेरे भाई की, तेरे भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। CH-14 आ रहा हूँ साले, मेरी हसीना को तुझसे छुड़ाने। अब आगे ऐसे ही सारे लेक्चर खत्म हो जाते हैं और कॉलेज ओवर होने के बाद अहान, आरुष और रौनक तीनों साथ ही घर के लिए जा रहे थे। रौनक, अहान तुझे पता है आज क्लास में आरुष ने क्या किया। अहान, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना इसने। आरुष, यार तू हमेशा मुझे पागल समझता है क्या, जो मैं कोई गड़बड़ करूंगा। अहान, क्योंकि तेरा और गड़बड़ का जन्म जन्म का रिश्ता है। जहान की बात सुनकर आरुष कुछ कहता है, उससे पहले रौनक कहता है, गाइस यार तुम दोनों लड़ना बंद करो, और अहान इसने कुछ गड़बड़ नहीं की है। जहान, तो क्या किया। रौनक, हमारे क्लास टीचर ने अपने परिचय में थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, जो आरुष ने अपना पूरा परिचय दे दिया, मतलब ये कहाँ से, इसकी फैमिली में कौन कौन है। रौनक शुरू से लेकर सब बताता देता है, जिसे सुनकर अहान को हंसी आ जाती है। अहान को हंसता देखकर आरुष कहता है, तू हंसता भी है क्या। अहान, शट अप। आरुष, क्या यार, कभी तो नॉर्मल बिहेव कर लिया कर। अहान, यार भूत नॉर्मल बिहेव थोड़े ही करते हैं। आरुष, भूत तो नहीं करते, लेकिन तू भूत थोड़े ही। रौनक, हाँ अहान, तू भूत थोड़े ही। अहान उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा ही आज मेरी क्लास में हुआ था। मेरे क्लास टीचर ने तुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाते हुए देख लिया, और उसके बाद वो जब अपनी क्लास में आए तो मुझे देखकर कहने लगे कि मैं भूत हूँ। आरुष, क्या सर ने तुझे भूत बोला। अहान, हाँ, क्योंकि उन्होंने तुझे देख लिया, उसके बाद मुझे देखा, तुझे पता सर की शक्ल देखने लायक थी। आरुष अहान की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, यार तूने सही कहा था, हमारी शक्ल कॉलेज में बवाल करने वाली। अहान, ये तो है। रौनक, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों रहते कहाँ हो। अहान, बस स्टैंड से 1 किलोमीटर आगे बसंती चौल है ना, वही रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो। रौनक, मैं बसंती चौल से 5 किलोमीटर दूर जो ब्लू सिनेमा हॉल है ना, उसके पास रहता हूँ। आरुष, लेकिन तू वहाँ क्यों रहता है, मतलब यहाँ तो बहुत शोर शराबा होगा, तुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं होती क्या। रौनक आरुष की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो सिनेमा मेरे चाचा और पापा दोनों का है, मैं शाम को यहाँ उनकी मदद करता हूँ और हम उसके पास रहते हैं। रौनक की बात सुनकर अहान तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन आरुष कहता है, फिर तो तेरे पास काफी पैसा होगा। रौनक, पैसा तो बहुत है, लेकिन साले घर वाले बदमाश है, पैसा ही नहीं देते, और देखो गाड़ी के होते हुए भी मुझे कॉलेज बस से ट्रेवल करना पड़ रहा है। आरुष, कोई नहीं छोड़, घर वाले हैं, कुछ सोचकर ही नहीं देते होंगे। रौनक, उन्हें डर है कि कहीं मैं ठोक ठाक ना दूं। रौनक इतना ही कहता है कि बस रुक जाती है। बस को रुकता देखकर अहान और आरुष दोनों अपने बैग उठाकर रौनक को बाय बोलकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ साहिल राहुल को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था। राहुल, यार अब तो बता कहाँ लेकर जा रहा है। साहिल, यार तू जब से कॉलेज से निकले हैं तब से बक बक कर रहा है, शांत बैठा रहा है ना, पहुंचने वाले हैं उसके बाद देख लेना कहाँ लेकर जा रहा हूँ। राहुल, यार तू भी तो कब से यही बोल रहा है पहुंचने वाले हैं, लेकिन 2 घंटे से कहीं पहुंच ही नहीं रहे। साहिल, 5 मिनट रुक, उसके बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कहाँ आए हैं, कसम से जब तू जगह देखेगा ना तो तुझे मैं थैंक्स बोलेगा। राहुल, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। राहुल इतना कहकर अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और सामने देखने लगता है। वही साहिल कुछ 5 मिनट बाद ही अपनी गाड़ी एक क्लब के सामने लाकर रोकता है। राहुल जब गाड़ी रुकता देखता है तो उसकी आंखें खुशी के मारे चौड़ी हो जाती है।
राहुल, अबे साले, तू मुझे पहले ही बता देता कि तू स्वर्ग लेकर चल रहा है। साहिल, अगर तुझे पहले बता देता तो जितना तू अब खुश हो रहा है उतना खुश होता क्या? राहुल, सामने क्लब को देखते हुए, वो पता नहीं लेकिन इस क्लब के नाम को देखकर ही लग रहा है साले में कुछ तो बात है जब ही इसका नाम डार्क ब्लैक क्लब रखा है। साहिल गाड़ी पार्क करके राहुल के साथ उस क्लब की तरफ जाते हुए कहता है, ये क्लब मुंबई शहर का नंबर 1 पर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ सिर्फ अमीर लोगों को ही एंट्री मिलती है। राहुल, अबे साले, ये तुझे इसकी खासियत लग रही है? साहिल, अब छोड़ ना हमें, क्या हम तो आज यहाँ मजे करने आए हैं। राहुल, वो तो है, चल चलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस क्लब के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्लब देखने में ही बहुत लग्जरियस लग रहा था है, सामान सही जगह पर रखा हुआ था, बड़े बड़े हस्तियों के लोग वहां पर एंजॉय करने आए थे जिनमें से हमारे दोनों हीरो भी हैं। राहुल साहिल के साथ जाकर बार काउंटर के पास खड़ा हो जाता है अपने और साहिल के लिए ऑर्डर करता है। राहुल ऑर्डर दे रहा था और हमारा साहिल तो अपनी निगाहें डांस फ्लोर पर डांस कर रही किया पर डाल रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो सबसे अलग नाच रही थी। उसे देखकर साहिल के होठों पर मुस्कान आ जाती है। राहुल ऑर्डर लेकर जब साहिल की तरफ देखता है तो उसकी स्माइल देखकर पहले उसकी नज़रों का पीछा करता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाह यार क्या हसीना है। साहिल राहुल के हाथ से विस्की लेकर एक छूट में पीकर गिलास वापस राहुल को थमाते हुए कहता है, अपनी नजरें इधर उधर फेर और अपने लिए कोई हसीना ढूंढिए, तेरे भाई की है। साहिल इतना कहकर राहुल के गाल को थपथपाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है जो सबसे अलग होकर मजे से नाच रही थी। राहुल साहिल को जाता देखकर अपने हाथ में पकड़ी विस्की को पीते हुए कहता है, दूसरी नहीं देखनी, ये हसीना तेरी नहीं तेरे भाई राहुल ठाकरे की है। राहुल मुस्कुराते हुए दोनों गिलास टेबल पर रखकर एक नज़र साहिल पर डालता है जो उस लड़की के पास जाकर नाचने लग गया था। राहुल साहिल को देखते हुए कहता है, आ रहा हूँ साले मेरी हसीना को तुझसे छुड़ाने। CH-15 मुझे उल्टी होकर रहेगी। अब आगे। साहिल उसकी की कमर में अपने हाथ डालकर डांस कर रहा था, वही वो लड़की साहिल के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी इंटेंस नज़रों से साहिल को देखते हुए उसका साथ दे रही थी। उन दोनों को डांस करता देखकर राहुल उनके पास आ जाता है और उस लड़की को पीछे से कमर से पकड़ लेता है। वो लड़की किसी और का हाथ अपनी कमर पर देखकर पीछे देखती है तो मुस्कुराते हुए राहुल की तरफ आंख मार देती है, जिससे राहुल एक झटके में उस लड़की को साहिल से दूर करके अपने करीब कर लेता है। वो लड़की भी खुशी खुशी राहुल के कंधे पर हाथ रखकर आके करीब आ जाती है। यही साहिल राहुल की हरकत पर गुस्सा करते हुए राहुल से कहता है, तू बाज नहीं आएगा ना, जिस पर मैं नजरें डालता हूँ तुझे वही चाहिए होती है। इस क्लब में इतनी लड़कियां हैं लेकिन फिर भी तूने वही चुनी जो मुझे पसंद आई। राहुल साहिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे वही पसंद आती जो तुझे पसंद आती है। साहिल, ये सही नहीं है राहुल। उन दोनों की बात सुनकर वो लड़की साहिल का हाथ पकड़कर अपने पीछे खड़े करते हुए कहती है, आप दोनों लड़ना बंद करो और दोनों ही मेरे साथ डांस करो। उस लड़की की बात सुनकर पहले तो साहिल और राहुल चौंक जाते हैं लेकिन फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहुल आगे और साहिल पीछे से उस लड़की के करीब होकर डांस कर रहे थे। बहुत डिम लाइट जल रही थी जिसमें कोई ध्यान से नहीं दिया रहा था, जिसका फायदा उठाकर राहुल और साहिल उस लड़की को बारी बारी अपने करीब कर रहे थे। लेकिन लिमिट्स में यार, इतने भी छिछोरे नहीं है हमारे हीरो। डीजे पर बहुत तेज आवाज में गाना बज रहा था, किसी की कोई नहीं सुन रहा था और न ही किसी पर कोई ध्यान दे रहा था, सब अपने में खोए हुए डांस कर रहे थे। साहिल और राहुल अब उस लड़की के अगल बगल आ चुके थे, तीनों एक साथ डांस कर रहे थे। तभी अचानक राहुल और साहिल दोनों अपनी आंखें बंद करके एक साथ उस लड़की के गाल पर किस करने आते हैं, जिसके पता चलते ही वो लड़की मुस्कुराते हुए दोनों के बीच से हट जाती है और राहुल और साहिल दोनों के होठ उस लड़की के गाल पर रखने के बजाय एक दूसरे के होठों से टच हो जाते हैं। साहिल और राहुल को जब गीला महसूस होता है तो दोनों अपनी आंखें खोल देते हैं और एक दूसरे के इस तरह देखकर एक दूसरे से दूर होकर थूकने लगते हैं। साहिल थूकते हुए, साले क्या था ये, तूने मुझे किस किया, मुझे उल्टी आ रही है। राहुल, साले मुझे कौन सा मजा आ रहा है, मुझे भी उल्टी आ रही है। राहुल इतना कहकर थूकते हुए अपने होठों को साफ करने लगता है। वही दोनों को देखकर उनके साथ नाच रही की कहती है, मेरे गाल पर किस करने वाले थे, ऐसा कोई नहीं जो चमेली को किस कर दे। वो लड़की इतना कहकर जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। वही साहिल और राहुल दोनों अभी भी थूकने में लगे हुए थे। साहिल, साले आज मुझे उल्टी होकर रहेगी, तुझे किस करने से अच्छा मैं किसी कुत्ते को करता तो ये सब नहीं होता। राहुल, साले मैंने जानकर नहीं किया था, मैं उस लड़की के किस करने वाला था। साली बीच से हट गई और हम दोनों के होठ आपस में टच हो गए। मुझे तो सोचकर ही उल्टी आ रही है।
साहिल और राहुल दोनों अपने होठों को अपनी सीलियों से साफ करते हुए क्लब से बाहर निकल जाते हैं। जहां साहिल राहुल को घूर रहा था वहीं राहुल भी साहिल को घूर रहा था। साहिल राहुल से ध्यान हटाकर गाड़ी घर की तरफ कर लेता है। 1 घंटे में ही दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। बेचारे 7 बजे तो क्लब आकर पहुंचे थे और 8 बजे निकल गए वेरी बैड। वही बसंती चौल में आहान आरुष पर बरसते हुए कहता, आहान, आरुष तूने सुबह कहा था कि तू कॉलेज से आकर बर्तन साफ कर देगा और तू अब नहीं कर रहा है। और कॉलेज से आए 2 घंटे हो गए हैं जब से तू इस सोफे को पकड़कर सो रहा है। आरुष यार मुझे नींद आ रही, तू साफ कर ले, मैं कल सुबह कर दूंगा ना कसम से। आहान, साले कुत्ते तू कसम मत खा और जाकर बर्तन साफ कर, नहीं मैं मम्मी से कह दूंगा कि तू कुछ नहीं करता है। सारा काम मुझे ही करना होता है। आरुष धार तू हर बार मम्मी को बीच में क्यों लाता है। आहान तू बर्तन साफ कर रहा है या नहीं। आरुष मैं नहीं कर रहा, मुझे सोने दे। आहान आरुष की बात सुनकर अपना फोन निकालकर अपनी मम्मी को फोन लगा देता है। कुछ रिंग जाने के बाद उधर से आहान की मम्मी फोन उठा लेती है। भाग्यवती, हेलो। आहान, हाँ मम्मी कैसी हो आप। भाग्यवती, बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है और आरुष ठीक है बेटा। आहान, मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ यार, ये आरुष कुछ करता नहीं है। सुबह इसने कहा था कि बर्तन छोड़ दे, मैं आकर शाम को साफ कर दूंगा। बर्तन तो छोड़ो मम्मी, इसने कॉलेज यूनिफॉर्म तक नहीं खोली है। आरुष आहान पहले फोन तो कर ले, ऐसे झूठ मूठ क्यों फोन लगा रहा है। आहान आरुष की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है और फोन स्पीकर पर डाल देता है जिसमें उसकी मम्मी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आहान कहाँ है आरुष, उसे फोन दे, मैं बताती हूँ। वहाँ सोने भेजा है या पढ़ने भेजा है, सारे दिन सोता रहता है, कुछ काम भी नहीं करता। आरुष अपनी मम्मी की आवाज सुनकर झट से उठकर बैठ जाता है और आहान की तरफ देखने लगता है जो अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। आहान मम्मी फोन स्पीकर पर है, आरुष सब सुन रहा है, आप बोलो। भाग्यवती, आरुष तुझे थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती क्या। आहान पूरा काम करता है फिर पढ़ने जाता है, ये नहीं थोड़ा बहुत अपने भाई का हाथ बटा दो। आरुष, यार मम्मी आप तो जानती है ना कि ये काम बाम मेरी बस की बात नहीं है। भाग्यवती, चर कैसे लेता है। आरुष घार मम्मी। भाग्यवती, चुप कर और जाकर पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर और फिर बर्तन साफ कर और आहान का खाने बनाने में मदद कर, ठीक है। भाग्यवती आरुष की बात को काटते हुए कहती है। वही आरुष भाग्यवती की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए CH-16 ये क्या बदतमीजी है सर। अब आगे। आहान अपनी मम्मी से बात करने के बाद जैसे ही पीछे पलटता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आहान जोर से चिल्लाते हुए, ये सब क्या किया तूने आरुष। आहान इतना कहकर जल्दी से आरुष के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए, ये सब कैसे किया तूने, इतनी चोट कैसे लगी है। आहान ने आरुष के हाथ से निकल रहे खून को देखकर कहा। आरुष वो मैं बर्तन साफ करने गया तो चाकू को साफ करते समय हाथ कट गया यार। आहान आरुष की बात सुनकर आरुष के सर पर चपत लगाते हुए कहता है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता क्या तू, और यूनिफॉर्म भी नहीं बदली है तूने। आहान आरुष को डांटते हुए लाकर सोफे पर बिठा देता है और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ के घाव को साफ करने लगता है। आहान कुछ देर में ही आरुष के हाथ पर बैंडेज करके खड़ा हो जाता है। आरुष, थैंक यू आहान। आहान, इट्स ओके, अब चल तू आराम कर, मैं खाना बनाकर लाता हूँ। आरुष आहान की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। आहान भी आरुष को देखते हुए किचन की तरफ चला जाता है। आहान के जाने के बाद आरुष डेविल स्माइल देते हुए, मुझसे काम करवाएगा आरुष मौर्य का काम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, अब तो आराम से सोऊंगा। आरुष अपने हाथ को देखते हुए सोफे पर पसर जाता है और मुस्कुराने लगता है। हुआ ये था कि जब आहान आरुष को मम्मी से कहकर बर्तन साफ करने भेजा तब आरुष ने किचन में जाकर जानकर अपना हाथ चाकू से काट लिया। बड़ा चालाक है ये लड़का। वही बेचारा आहाना अकेले ही सारा काम करने में लगा हुआ था। कुछ देर में सारा काम खत्म करने के बाद आहान और आरुष खाना खाने के बाद दोनों कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज का टाइम हो गया था, सभी जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। आहान तो क्लास की बजाय लाइब्रेरी की तरफ चला गया, उसे कुछ किताब लेनी थी। आहान लाइब्रेरी में आकर लाइब्रेरियन से कहता है, मैम मुझे कुछ बुक लेनी है। लाइब्रेरियन आहान की बात सुनकर कहती है, कार्ड है तुम्हारे पास। आहान, वो तो नहीं है। तो तुम्हें पहले कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद तुम्हें बुक मिल सकती है। आहान, पर उसे तो टाइम लगेगा और मुझे बुक आज ही चाहिए। सॉरी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आहान, मैम कुछ और हो सकता है। आहान की बात सुनकर वो लाइब्रेरियन कुछ कहती उससे पहले साहिल आते हुए कहता है, क्या हुआ मिस नंदनी। कुछ नहीं साहिल, इस लड़के को बुक चाहिए थी पर इसके पास कार्ड नहीं है।
साहिल नंदनी की बात सुनकर अहान की तरफ देखता है जो मुंह बनाते हुए साहिल को देख रहा था। साहिल अहान को देखते हुए आप इसे बुक दे दीजिए। नंदनी, साहिल मैं इसे बिना कार्ड के बुक कैसे दे सकती। साहिल अपने कार्ड को निकालकर अहान को देते हुए कहता है ये लो मेरा कार्ड और इससे बुक ले लो और मिस नंदनी मैं इसे जानता हूँ। अहान भी बिना आनाकानी किए साहिल से कार्ड ले लेता है। नंदनी, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साहिल आप इसका कार्ड भी जल्दी तैयार करवा दीजिएगा ठीक है। नंदनी ओके। अहान उन दोनों को बात करता देखकर वहां से बुक लेने चला जाता है। कुछ देर बाद अहान जब बुक लेकर फिर से नंदनी के पास आता है लेकिन उसे वहां साहिल नहीं मिलता। अहान, ये सर कहाँ चले गए, मुझे तो उन्हें उनका कार्ड भी वापस करना है। अहान इधर उधर देखते हुए हारकर नंदनी के पास आता है। मैम वो सर कहाँ गए। नंदनी, वो अपनी केबिन में होंगे। अहान, उनका केबिन कहाँ है। नंदनी बुक को सही जगह रखते हुए ये बगल वाली केबिन को छोड़कर उसके बाद। अहान, थैंक यू मैम। अहान इतना कहकर वहां से सीधे साहिल की केबिन की तरफ चला जाता है। अहान केबिन के दरवाजे को नोक करते हुए सर क्या मैं अंदर आ जाऊं। साहिल अहान की आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए आ जाओ। अहान साहिल की परमिशन पाकर अंदर आ जाता है और साहिल को देखने लगता है जो अपनी चेयर पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अहान आने वाला है। वही अहान साहिल को मुस्कुराते हुए देखकर अपने मन में कहता है मुझे ये आदमी कुछ समझ नहीं आता, इसने मेरी मदद क्यों की। क्या सब स्टूडेंट की ऐसे ही मदद करता या फिर मेरी ही की है। मुझे इस आदमी से दूरियां बनाकर ही रहना होगा। इसके इरादे मुझे कुछ सही नहीं लगते, जब देखो गालों को खींचते रहता है। वही साहिल अहान को कहीं खोया हुआ देखकर कहता है क्या हुआ, वही क्यों रुक गया हो। अहान साहिल की आवाज से अपने होश में आता है और साहिल के पास जाकर उसके सामने कार्ड करते हुए सर आपका कार्ड। साहिल भी अहान से कार्ड ले लेता है। अहान, थैंक यू सर। साहिल तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। अहान, लेकिन क्यों सर। साहिल खड़े होकर उसके पास आकर क्योंकि। साहिल इतना कहकर अहान के गाल पर किस कर देता है। किस करने बाद साहिल कहता है इसलिए। वही साहिल के ऐसे अचानक किस करने पर अहान जम जाता है लेकिन साहिल के गाल खींचने पर उसे होश आता है। साहिल किस करने बाद अहान के दोनों गालों को खींचने लगता है। अहान साहिल की हरकत पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही साहिल को खुद से दूर करते हुए ये क्या बदतमीजी है सर। साहिल यार ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये तो मेरी। अहान ये तो आपकी हॉबी है। अहान चिल्लाते हुए कहता है। साहिल करेक्ट यार। अहान गुस्से में साहिल को उंगली दिखाते हुए कहता है सर सही कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहिए नहीं तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। साहिल यार इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। साहिल इतना कहकर अहान की उंगली में अपनी उंगली फंसा लेता है। अहान साहिल की उंगली को देखकर गुस्सा करते हुए अपनी उंगली को दूर करने लगता है लेकिन साहिल की पकड़ अहान की उंगली पर ज्यादा थी तो वो अपनी उंगली छुड़ा नहीं पाता। अहान, सर मेरी उंगली छोड़िए। साहिल अगर नहीं छोड़ी तो। अहान साहिल की बातों से और साहिल की हरकतों से परेशान हो गया था, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे बांस पर पड़ती है तो वो उसे उठाकर बिना सोचे समझे साहिल के सर पर दे मारता है। साहिल की चीख पूरे केबिन में गूंज जाती है और वो अहान की उंगली को छोड़कर अपने सर को पकड़कर अहान को देखने लगता है। अहान, मुझे मेरी मर्जी के बिना छूने की दोबारा कोशिश मत करना, अभी सर फोड़ा, आगे कुछ भी फोड़ सकता हूँ। साहिल अपने सर से निकल रहे खून को देखकर कहता है अबे यार इतनी सी बात के लिए क्या तुम सर ही फोड़ दोगे। अहान, सर भी फोड़ सकता हूँ, हाथ पर भी तोड़ सकता हूँ। अहान इतना कहकर बांस को एक साइड पटक कर केबिन से बाहर निकल जाता है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वही साहिल अहान को जाते हुए देखकर साले ने सर ही फोड़ दिया, बहुत खून निकल रहा है और दर्द भी काफी हो रहा है। साहिल रोने का नाटक करते हुए मम्मी यार मेरे कैरेक्टर को पता नहीं क्या है, सर फोड़ने की बड़ी आदत है। CH-17 जब प्यार प्यार से हासिल ना हो। अब आगे। वही साहिल जैसे तैसे अपने सर पर बैंडेज करता है और अपनी बुक लेकर क्लास की तरफ जाते हुए खुद से कहता है भलाई का तो जमाना ही नहीं, एक तो भलाई की ऊपर से सर ही फोड़ दिया, अब इसकी कभी मदद ही नहीं करूंगा, हाय मेरा सर। साहिल अहान की बुराई करते हुए क्लास में एंटर करता है और सीधे जाकर बोर्ड के पास खड़ा हो जाता है और अपनी नजरें अहान पर डालता है जो काफी गुस्से में उसे ही घूर रहा था। साहिल अहान की नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकपका जाता है। वही अहान के बगल में बैठी रिमझिम की नज़र जब साहिल के सर पर लगी चोट पर जाती है तो वो हैरान नजरों से अहान की तरफ देखती है। अहान, क्या ऐसे क्यों घूर रही है। रिमझिम, अहान साहिल सर के सर पर चोट लगी है। अहान, तो मैं क्या करूं। रिमझिम, कहीं तूने तो नहीं फोड़ दिया सर का सर।
आहान रिमझिम की बात सुनकर अपने दांत पिसते हुए, मेरा दिमाग थोड़े ही खराब, जो इस इंसान से जाकर उलझूंगा। रिमझिम सॉरी यार, मुझे लगा कल तू बोल रहा था तो शायद तूने। रिमझिम इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि आहान उसे घूरने लग गया था। वही रिमझिम आहान की घूरती नजरों को इग्नोर करके साहिल से कहती है, सर आपको ये चोट कैसे लगी? साहिल रिमझिम की बात सुनकर अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, वो मुझे चक्कर आ गए थे और मैं गिर गया, उसकी वजह से मुझे चोट लग गई। साहिल की बात सुनकर क्लास की दूसरी लड़की, सर आप ठीक तो है? साहिल मैं ठीक हूँ, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। साहिल की बात सुनकर सब अपना सर हमें हिलाते हुए पढ़ने लगते हैं। वही आहान तो गुस्से में साहिल को घूरते हुए, आज तो सर ही फोड़ा है, अगर दोबारा मेरे करीब आया तो इसका मुंह ही तोड़ दूंगा, इसकी सारी हॉबी निकाल दूंगा हूँ। वही राहुल बोर्ड पर लिखने के बाद सारे बच्चों की तरफ देखते हुए, इसे जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद अगला सवाल बताऊंगा। राहुल की बात सुनकर सारे बच्चे अपनी बुक निकालकर बोर्ड पर लिखे पैराग्राफ को नोट करने लगते हैं। राहुल क्लास में घूमते हुए सभी बच्चों को ध्यान से देख रहा था कि सब लिख रहे हैं या नहीं, तभी उसकी नज़र आरुष पर जाती है जो लिख नहीं रहा था। आरुष को लिखता ना देखकर राहुल उसके पास जाता है। राहुल, आरुष तुम नोट क्यों नहीं कर रहे हो? राहुल की आवाज़ सुनकर पहले तो आरुष डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके कहता है, सर मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं नोट नहीं कर पाऊंगा। आरुष इतना कहकर अपने चोट लगे हाथ को आगे कर देता है। राहुल आरुष के हाथ को देखकर कहता है, लेकिन ये सवाल तो नोट करना जरूरी है। आरुष, सर मैं बाद में रौनक से कॉफी लेकर नोट कर लूंगा। राहुल, एक काम करो, थोड़ा उधर सरको। आरुष, क्यों सर? राहुल, अरे यार सरको तो सही। राहुल की बात सुनकर आरुष के साथ साथ रौनक भी अचरज में पड़ जाता है कि ये करना क्या चाहता है। वही आरुष राहुल की बात मानते हुए थोड़ा सरक जाता है। राहुल आरुष के सरकने के बाद उस खाली जगह पर बैठ जाता है और आरुष की नोटबुक लेकर उसमें नोट करने लगता है। राहुल को इस तरह देखकर आरुष कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं आपको। राहुल, क्या देख रहे हैं? मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, अपने क्लास स्टूडेंट की मदद कर रहा हूँ जिसके हाथ में चोट लगी है। आरुष, फिर भी सर। राहुल, इट्स ओके, मैं करता हूँ ना, क्या दिक्कत है? राहुल आरुष की बात को इग्नोर करके फिर से नोट करने लगता है। वही सारे क्लास के बच्चे राहुल को आरुष की मदद करता देखकर आपस में बातें कर रहे थे। रौनक आरुष के कान में धीरे से कहता है, ये क्या कर रहा है यार? आरुष, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। रौनक, इसके दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन उस चुड़ैल का पता नहीं क्या सोच रही होगी। रौनक की बात सुनकर आरुष की नजरें अपने आप ही क्लास में लगे कैमरों पर चली जाती है। आरुष, उसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये आगे से आकर मेरी मदद कर रहा है, मैंने तो इसे बोला भी नहीं है। रौनक, ये बात तुझे पता है, मुझे पता है और सर को पता है, लेकिन उस चुड़ैल को पता नहीं है। वो तो यही सोचेगी कि तुम आगे से सर को अपने पास आने दे रहे हो। आरुष रौनक की बात सुनकर फिर से राहुल की तरफ देखता है जिसने उसकी नोटबुक में पूरा नोट कर दिया था। राहुल आरुष की तरफ बुक करते हुए कहता है, मैंने इससे अगले वाला क्वेश्चन भी नोट कर दिया है। राहुल इतना कहकर खड़े होते हुए आरुष की तरफ मुस्कुरा कर आरुष के बालों को बिगाड़ देता है। आरुष राहुल की इस हरकत पर चिढ़ जाता है और गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है कि रौनक उसे बीच में रोकते हुए कहता है, क्या कर रहा है? उसने तेरी मदद की थी अभी। आरुष, मदद की इसका मतलब ये नहीं कि बिना किसी की मर्जी के उसे छू सकता है, छोड़ूंगा नहीं साले को। रौनक, यार इतनी भी बदतमीजी से बात मत कर, सर है वो। आरुष, सर है तो क्या सर पर चढ़कर नाचेगा? आरुष को इतने गुस्से में देखकर रौनक कहता है, तू इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? उन्होंने तेरे बाल ही तो बिगाड़े थे। आरुष, जिन्हें मैं किसी को नहीं छूने देता, अपने भाई आहान को भी नहीं, मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है। वही कोई और था जो राहुल के आरुष के करीब जाने पर गुस्से में आग बबूला हो रहा था और गुस्से में आकर वो अपने सामने रखे लैपटॉप को उठाकर जमीन पर पटक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्यों राहुल, क्यों कर रहे जो तुम ऐसा? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं तेरे लिए सीरियस हूँ। तेरे सीरियस होने से कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, उसके सपने देखना बंद कर दे। काव्या, आपको काव्या तो याद है ना, जो राहुल के लिए आरुष को सुना दी थी, प्रिंसिपल की बेटी। काव्या, ये बात आप कह रही है? आप मेरी माँ होकर मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? सावित्री, मैं तेरी माँ हूँ इसलिए तुझे बोल रही है, कोई और होता तो तुझे नहीं बोलता, और जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, तुझे राहुल कभी नहीं मिलने वाला। अपनी माँ की बात सुनकर काव्या गुस्सा करते हुए कहती है, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी, उस लड़के का भी नहीं। सावित्री, काव्या बेटा तू गलत रास्ते पर क्यों जा रही है? प्यार जिद से हासिल नहीं होता है। काव्या, जब प्यार प्यार से हासिल ना हो तो उसे जिद बनाना ही पड़ता है। अब मैं किसी भी हालत में राहुल को अपना बनाकर ही रहूंगी।
CH18 आज बवाल होकर ही रहेगा। अब आगे काव्या अपनी केबिन में राहुल पर गुस्सा निकाल रही थी। वहीं राहुल तो बार बार आरुष को देख रहा था, जिससे परेशान होकर आरुष रौनक से कहता है, मुझे राहुल सर कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। रौनक आरुष की बात सुनकर लिखते हुए रुक जाता है और राहुल की तरफ देखने लगता है, जो पढ़ाते हुए आरुष को देख रहे थे। रौनक, एक बात बता, तुझे राहुल सर समझ क्यों नहीं आते? आरुष, यार देखना, इन्होंने मेरी मदद की वो तो ठीक है, लेकिन बार बार देखना ये कैसी बात हुई? मैं इन्हें सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, किसी बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सिवाय मेरे। रौनक, कहीं राहुल सर को तुझसे प्यार तो नहीं होगा? रौनक की बातों से आरुष की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो एक नज़र रौनक को देखकर राहुल को देखने लगता है। आरुष, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ना कुछ भी बोलते रहता है, और तूने मेरे सामने तो बोल दिया, गलती से उस प्रिंसिपल की लड़की के सामने मत बोल देना, नहीं तो मेरा जीना हराम कर देगी, फिर सोच ले, तेरे भाई को जेल जाना होगा। आरुष की बातें सुनकर रौनक अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है, तुझे क्यों जेल जाना पड़ेगा? दिमाग घर छोड़कर आया है क्या? आरुष, यार अगर ये सच हुआ कि राहुल सर मुझसे प्यार करते हैं तो काव्या बौखला जाएगी और मुझे जीने नहीं देगी। चाहे मैं राहुल से प्यार ना करता हूँ तो मैं गुस्से में आकर उसका खून नहीं कर दूंगा, तो फिर तेरे भाई को जेल तो जाना पड़ेगा ना। रौनक आरुष की बात सुनकर आरुष के सर पर मारते हुए बकवास बंद कर अपनी समझा कुछ भी बोलता रहता है। आरुष, तो तू भी तो कुछ भी बोल रहा था। रौनक, यार अगर तुझे कोई बात अच्छी नहीं लगे तो ऐसे ही बोल दिया कर, घुमा फिराकर बातें मत किया कर, पूरा दिमाग घूम जाता है। आरुष, ये तेरे भाई की खूबी है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि राहुल की आवाज आती है। राहुल। रौनक और आरुष, क्या बातें कर रहे हो? पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तुम्हारा? राहुल की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ाते हुए सामने देखने लगते हैं। आरुष, सॉरी सर। रौनक, सॉरी सर। राहुल, अब छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार बातें की तो क्लास से बाहर खड़ा कर दूंगा। रौनक और आरुष दोनों अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि राहुल की बातें सुनकर सारे बच्चे उन दोनों को ही देख रहे थे। आरुष क्लास के बच्चों की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर अपने मन में गाली देते हुए, जितना अच्छा समझा था उतना अच्छा नहीं है ये प्रोफेसर, और तो और 3-3 पीरियड लेता है, इतना जानता कैसे है जो अकेला 3 सब्जेक्ट पढ़ा लेता है। वही हान तो आराम से पढ़ रहा था, क्योंकि साहिल का पीरियड तो खत्म हो चुका था और दूसरा प्रोफेसर पढ़ा रहा था। ऐसे ही कॉलेज ओवर हो जाता है और सारे बच्चे अपने बैग लेकर क्लास से निकलने लगते हैं। आज आरुष और अहान दोनों सबसे पहले क्लास से बाहर आ चुके थे, लेकिन वो सीढ़ियां उतरते उससे पहले उन्हें पीछे से आवाज आती है, आरुष मेरे केबिन में आओ। आरुष किसी की आवाज सुनकर रुक जाता है और पीछे पलटकर देखता है तो काव्या अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके आरुष को घूरे जा रही थी। वही आरुष काव्या को देखकर रौनक की तरफ देखता है, जो काव्या को ही देख रहा था। काव्या आरुष को अपनी तरफ देखता पाकर उसे अपने केबिन में आने का इशारा करती है और खुद केबिन के अंदर चली जाती है। रौनक, लगता है आज बवाल होकर ही रहेगा। आरुष, बवाल हो या फिर कुछ और, अगर इसने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे ये मुझे कॉलेज से निकाल ही क्यों ना दे। रौनक, आरुष एक काम कर, राहुल सर को जाकर सब बता दे, क्या पता वो इस काव्या को समझा दे। आरुष, इसकी को कोई नहीं समझा सकता, इतनी सनकी है कि ये मुझ पर शक कर रही है, जबकि साफ है कि राहुल सर सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे और ऐसा कुछ किया भी नहीं जो ये इतना भड़क रही है। रौनक, यार तू जा बात कर, मैं तेरा यही इंतजार करता हूँ, लेकिन तू कुछ उल्टा सुल्टा मत करना प्लीज। आरुष रौनक की बात सुनकर केबिन की तरफ देखते हुए, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा क्या होगा। रौनक, यार कुछ मत करियो। आरुष, रौनक, यार तू बता, मुझे कॉलेज आए 3 दिन हुए और ये पागल लड़की मेरे पीछे पड़ गई है, बता क्या करो। रौनक, तू अभी कुछ मत कर, जा देख क्या बोलती है। आरुष रौनक की बात सुनकर अपना सर हमें हिलाते हुए काव्या की केबिन की तरफ चला जाता है। आरुष दरवाजा नॉक करते हुए, मिस क्या मैं अंदर आ जाओ। काव्या, जब बुलाया है तो अंदर ही आओगे ना। काव्या की बात सुनकर आरुष को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बिना उस पर ध्यान दिए अंदर आ जाता है और काव्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वही काव्या उसे अपने सामने देखकर कहती है, क्या चल रहा है आरुष? आरुष, मिस आप जो कहना चाहती है वो सीधे सीधे कहो। काव्या, तो सुनो, राहुल क्या कर रहा था तुम्हारी नोटबुक में? आरुष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, मिस मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं सवाल नोट नहीं कर रहा था, तो राहुल सर ने उसे मेरी नोटबुक में कॉपी किया था, बस और कुछ नहीं। आरुष इतना कहकर काव्या की तरफ देखने लगता है। वहीं काव्या आरुष की बात सुनकर आरुष के हाथ को देखने लगती है जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। काव्या आरुष के हाथ को देखकर गुस्से में दांत भींचते हुए कहती है, मैंने तुझे कल कहा था ना कि राहुल सर से दूर रहना, फिर क्यों तू बार बार उसके करीब जा रहा है?
आरुष देखिए मैम, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं उनके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें मना भी किया था लेकिन वो माने नहीं। काव्या, माने नहीं या फिर तुझे अच्छा लगता है कि वो तेरे आसपास रहे? काव्या की बात सुनकर आरुष गुस्से में काव्या पर चिल्लाते हुए, मैम आप बड़ी है इसलिए मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप कुछ बोले जाएंगी मेरे बारे में। काव्या, और तू छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। आरुष क्या किया है मैंने, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काव्या, ये क्या तरीका है, तुम इस तरह किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं कर सकती जबकि उसकी कोई गलती नहीं हो। सावित्री केबिन के अंदर आते हुए कहती है। वही सावित्री की बात सुनकर आरुष और काव्या दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। आरुष तो कुछ नहीं कहता है लेकिन काव्या अपनी माँ को देखते हुए कहती है, माँ आप मेरे बीच में मत पड़िए, ये मेरे और राहुल के बीच की बात है। आरुष, अगर ये आपके और राहुल सर के बीच की बात है तो आप दोनों सॉर्ट आउट कीजिए, ना बेवजह किसी और को परेशान मत कीजिए। आरुष की बात सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तुम जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आरुष, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं प्रिंसिपल मैम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आरुष इतना कहकर एक नज़र काव्या पर डालते हुए केबिन से बाहर निकल जाता है। आरुष के जाते ही काव्या अपनी माँ पर बरसते हुए, माँ आपने उसे जाने क्यों दिया, आपने देखा नहीं था उसकी वजह से राहुल मुझसे दूर जा रहा है, मैं उसे मार डाला। काव्या इससे आगे कुछ कहती है उससे पहले थप्पड़ की आवाज़ पूरे केबिन में गूंज जाती है क्योंकि काव्या के मुंह से मारने की बात सुनकर सावित्री को गुस्सा आ गया था और उसने काव्या को थप्पड़ मार दिया। वहीं काव्या अपने गाल पर हाथ रखे हुए अपनी माँ को देख रही थी। सावित्री, तू इस हद तक गिर जाएगी मुझे लगा नहीं था। काव्या, काव्या, माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस मैं अपने प्यार को पाना चाहती हूँ। सावित्री, इस तरह प्यार पाओगी अपना? हाँ, इसे प्यार नहीं जुनून कहते हैं काव्या। CH-19 दर्द की आह। अब आगे। वही आरुष गुस्से में काव्या की केबिन से निकल जाता है, वो रौनक पर भी ध्यान नहीं देता है। वही रौनक की नज़र जब आरुष पर पड़ती है तो वो उसके पीछे भागते हुए, आरुष क्या हुआ, आरुष आरुष सकना यार। लेकिन आरुष रौनक की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देता है और बिना उस पर ध्यान दिए सीढ़ियाँ उतरते हुए मैथ डिपार्टमेंट की तरफ आ जाता है। रौनक भी आरुष के पीछे पीछे आ जाता है लेकिन अब वो उसे आवाज़ नहीं देता है। वही आरुष गुस्से में बस चले जा रहा था और इसी चक्कर में वो फिर से साहिल से टकरा जाता है। टकराने से आरुष गिरने वाला ही था लेकिन साहिल उसे कमर से पकड़ लेता है। जहां गिरने की डर से आरुष की आंखें बंद थी, वही साहिल तो मुस्कुराते हुए आरुष को देख रहा था। आरुष और साहिल को इस तरह देखकर रौनक के कदम रुक जाते हैं और अपने सर को सहलाते हुए अपने मन में, ये लड़का चाहे कुछ भी कर ले, होता सब गलत ही है और गड़बड़ हो ही जाती है। वहीं आरुष को जब एहसास होता है कि वो गिरा नहीं है तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। आरुष की आंखें खोलते ही उसकी नज़रें सीधे साहिल की नज़रों से जा मिलती है। जहां आरुष तो बिना भाव लिए साहिल को देख रहा था, वहीं साहिल तो आरुष को देखकर अपने केबिन में जो हुआ उसे याद करने लगता है और उसे आहान के द्वारा चोट खाना याद आ जाता है और अपने आप की उसके हाथ आरुष की कमर से हटकर अपने सर पर लगी चोट पर चले जाते हैं, जिससे आरुष सीधा फर्श पर जाकर गिरता है और उसके मुंह से दर्द की आह निकल जाती है। आरुष के फर्श पर गिरते ही रौनक के साथ साथ साहिल के चेहरे पर डर आ जाता है। साहिल तो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही आरुष अपनी कमर को पकड़ते हुए खड़ा होता है और साहिल को देखते हुए, ओ मिस्टर, जब गिराना ही था तो बचाया क्यों, शायद जब गिरता तो इतनी चोट तो आती भी नहीं जितनी अब आई है। आरुष की बात सुनकर साहिल आरुष को देखते हुए, मैंने जानकर नहीं गिराया, वो मुझे कुछ याद आ गया। साहिल इतना कहकर फिर से अपने सर पर लगी चोट पर हाथ रख लेता है। आरुष साहिल के सर को देखते हुए, तुम ये बार बार इस चोट पर हाथ क्यों रख रहे हो, अगर दुख रहा है तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ, और तुम्हारे चोट ही लगी थी तो कॉलेज ही क्यों आए, घर रहकर आराम करते ना। आरुष बिना सोचे समझे साहिल पर चिल्ला रहा था। उसने काव्या का गुस्सा साहिल पर निकाल दिया था। वही साहिल तो आरुष की बातें सुनकर हैरान था कि ये लड़का बोल क्या रहा है जबकि ये चोट इसने ही दी है। रौनक, बस कर यार, तू किसी का गुस्सा किसी और पर निकाल रहा है, चल यहाँ से। रौनक इतना कहकर आरुष के हाथ को पकड़कर वहां से बाहर ले जाता है जहां उसका पहले से ही आहान इंतजार कर रहा था। साहिल आरुष को जाता देखकर अपने मन में कहता है, इस लड़के को हो क्या रहा है, खुद ने ही चोट दी है और कह रहा है अगर चोट लगी है तो कॉलेज क्यों आया है, चल क्या रहा है इसका। वही आरुष, रौनक और आहान तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते आरुष ने कुछ भी नहीं बोला था। रौनक को आरुष को लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन हमारा आरुष उनमें से नहीं है जो सहता रहे। अगर पानी सर से ऊपर गया तो वो काव्या को उसमें डूबा डालेगा।
सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे और इसी तरह एक महीना निकल गया। आरुष राहुल से काफी दूर रहता था। उसने बहुत बार राहुल की क्लास ही नहीं ली, फिर भी काव्या उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वही साहिल तो अहान को देखकर मुस्कुराने लग जाता था, जिसे देखकर अहान को गुस्सा तो काफी आता, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और हमारा आदि स्कूल जाने लग गया था। उसका शिव से मिलना काफी कम हो गया, या कहे कि बंद ही हो गया, जिसकी वजह से शिव आदि से ज्यादातर नाराज ही रहता था। बसंती चोल में जोगी अंकल, अहान बेटा 1 महीना हो गया कियारा दे। जोगी अंकल की आवाज सुनकर अहान अपना कॉलेज बैग टांगते हुए, अंकल शाम को दे दूंगा, पापा पैसे भेजने वाले हैं, उसके बाद अभी आए नहीं है पैसे। जोगी अंकल, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से दे देना। अहान, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, शाम को मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा। जोगी अंकल अहान के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए आगे के घर में चले जाते हैं। वही आरुष अहान के पास आते हुए, क्या हुआ अहान? अहान, कुछ नहीं, वो अंकल आए थे कियारा लेने। आरुष, अभी तो पापा ने पैसे भी नहीं दिए। अहान घर को लॉक करते हुए आरुष से कहता है, मेरी पापा से बात हो गई है, शाम को पैसे आ जाएंगे, फिर दे दूंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ। आरुष, क्या? अहान, हम कहीं काम करें, मतलब पापा की मदद भी हो जाएगी, वैसे भी हम शाम को करते ही क्या है। आरुष सोचते हुए, तू कह तो सही रहा है, लेकिन हम काम क्या करेंगे? कुछ भी कर लेंगे यार, लेकिन उसके बारे में बाद में सोचेंगे, चलो बस आ गई। अहान इतना कहकर आरुष के साथ बस में चढ़ जाता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद अहान, आरुष और रौनक तीनों एक साथ कॉलेज में आ जाते हैं। रौनक चारों तरफ देखते हुए, तुम दोनों ने एक चीज नोटिस की क्या? आरुष, अहान, क्या? रौनक, हमें कॉलेज आते 1 महीना निकल गया, लेकिन हमारे सीनियर कहीं दिख नहीं रहे। नहीं तो हर कॉलेज में पहले सीनियर से ही मुलाकात होती है, और यहाँ तो सीनियर ही गायब है। रौनक की बात सुनकर पीछे से आती हुई रिमझिम कहती है, मैंने सुना वो सब आउट ऑफ कंट्री गए हैं, लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। रिमझिम की आवाज सुनकर तीनों पीछे पलटकर देखते हैं। उन तीनों को अपनी तरफ देखता पाकर रिमझिम मुस्कुराते हुए, ऐसे क्यों देख रहे हो यार? अहान, तुझे कैसे पता कि हमारे सीनियर आउट ऑफ कंट्री गए हैं? रिमझिम अहान के पास आकर अहान के कंधे पर हाथ रख देती है और मुस्कुराते हुए, मैंने काव्या मैम, राहुल सर और साहिल सर की बातें सुनी थी। ये कॉलेज से ही उनकी ट्रिप थी, उनके साथ हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर गए हैं, काव्या मैम के भाई कवि। जहां रिमझिम बताते हुए खुश थी, वही आरुष तो काव्या और राहुल का नाम सुनकर ही चिढ़ गया था। उसे साहिल से कोई मतलब नहीं था। रौनक आरुष के चेहरे को देखकर उसके गुस्से को समझ रहा था। उसे पता था वो किस हालातों से गुजर रहा था। जो काम उसने किया नहीं, उसके बारे में उसे काफी सुनना पड़ रहा है। सब बातें खत्म करके अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। रौनक आरुष को देखते हुए, यार तू भूल जा, काव्या मैम क्या कहती है क्या नहीं। आरुष, कैसे भूल जाओ? रौनक, तो तू राहुल सर को बता देना। क्या बता रहे हो मुझे? CH20 इस तरह सर को क्यों देख रहा था? अब आगे क्या बता रहे हो मुझे? राहुल रौनक और आरुष दोनों की बातें सुनकर उनके पास आते हुए कहता है। वही राहुल की आवाज सुनकर आरुष और रौनक दोनों पीछे पलटते हैं। आरुष तो राहुल को देखकर ही मुंह फेर लेता है, जिसे देखकर राहुल कहता है, आरुष, मैंने मुंह फेरने को नहीं बोला था, मैं पूछ रहा हूँ क्या बताने की बात कर रहे थे तुम दोनों? रौनक आरुष को एक नज़र देखकर वो सरका। रौनक इससे आगे कुछ कहता उससे पहले आरुष रौनक के हाथ को पकड़कर चुप रहने का बोल देता है। आरुष के कहते ही रौनक चुप हो जाता है और राहुल को देखने लगता है। वही राहुल आरुष की हरकत को नोटिस कर लेता है और आरुष से कहता है, आरुष तुम बताना नहीं चाहते हो, और जब रौनक बता रहा है तो तुम बताने नहीं दे रहे, आखिर ऐसी बात क्या है? आरुष, सर कुछ नहीं बता रहे हैं, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। राहुल, मैंने तो अभी कुछ समझा भी नहीं है। आरुष, सर ऐसी कोई बात नहीं जिसे आपका जानना जरूरी हो या समझना जरूरी हो। आरुष इतना कहकर बिना राहुल पर ध्यान दिए रौनक को लेकर क्लास में चला जाता है। राहुल तो आरुष के ऐसे व्यवहार से समझ ही नहीं रहा था कि चल क्या रहा है। 1 महीने से आरुष उससे सही से बोल भी नहीं रहा है, जबकि उसका तो सारे स्टूडेंट के साथ अच्छा व्यवहार है। फिर आरुष को क्या हुआ? जहां राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वही रौनक आरुष से अपने हाथ को छुड़ाते हुए, तूने राहुल सर को बताने क्यों नहीं दिया? आरुष, इतना अच्छा मौका था यार। आरुष बैठते हुए, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना रौनक, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई बात बिगड़े, और अगर उस काव्या ने कुछ किया तो फिर मैं उसे देख लूंगा। रौनक आरुष की बात सुनकर कुछ कहता उससे पहले राहुल क्लास के अंदर आ जाता है और अपनी चोर नजरों से आरुष को देखने लगता है।
जो एकटक अपनी बुक में देखे जा रहा था। राहुल आरुष को इस तरह देखकर अपने मन में कहता है कुछ तो बात है जो इसे परेशान कर रही है, हो ना हो वो बात मुझसे रिलेटिव है। तभी तो रौनक ने कहा था राहुल सर को बता दे, मुझे पता करना होगा ऐसी क्या बात जो आरुष को परेशान कर रही है। राहुल ये सब सोचते हुए पढ़ाना शुरू करता है। वही अहान रिमझिम के साथ अपनी क्लास में आ जाता है और अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है। उनके बैठते ही साहिल भी आ जाता है और सबको एक नज़र देखते हुए, साहिल तो आज आपका टेस्ट होगा। टेस्ट की बात सुनकर सारे बच्चे में कानाफूसी होने लगती है कि सर ऐसे अचानक कैसे टेस्ट ले सकते हैं, वो भी बिना बताए। ऐसा मेरे साथ काफ़ी हुआ है सर, बिना बताए टेस्ट ले लेते थे, खासकर मैथ वाले और इंग्लिश वाले। रिमझिम यार अहान तुझे डर नहीं लग रहा, सर टेस्ट ले रहे हैं। अहान साहिल की तरफ देखते हुए इसमें डरने की क्या बात है, टेस्ट ही तो ले रहे हैं। रिमझिम यार मैं लेने से मना थोड़े कर रही हूँ, लेकिन सर एक लिस्ट एक बार बता तो देते टेस्ट लेने से पहले, ताकि कुछ तैयारी कर लेते। अहान टेस्ट ही तो है यार, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे तेरी एग्जाम है और तू फेल हो जाएगी। रिमझिम अहान की बात सुनकर अहान के सर पर मारते हुए, लगता है तुझे सब आता है। अहान पता नहीं। तभी साहिल की दोबारा आवाज आती है, सारे बच्चे एक दूसरे के पास से हटकर अलग अलग जाकर बैठ जाओ। साहिल के इतना कहते ही सारे बच्चे अलग अलग जाकर बैठ जाते हैं। बच्चों के अलग अलग बैठते ही साहिल अपने हाथ में पकड़े टेस्ट पेपर को सब बच्चों में बांट देता है और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। साहिल के बैठते ही सारे बच्चे अपना पेपर करना चालू कर देते हैं। जहां सारे बच्चे पेपर कर रहे थे वहीं रिमझिम बार बार पन्ने पलटकर इधर उधर कर रही थी, जिसे देखकर साहिल की आवाज आती है, साहिल रिमझिम पेपर पलटने से कुछ नहीं होगा, पेपर सॉल्व भी करना है। साहिल की आवाज सुनकर रिमझिम पेपर पलटना बंद करके लिखना शुरू करती है। 45 मिनट बाद जब पीरियड ओवर होता है तो साहिल सारे बच्चे के पेपर लेकर कहता है, कॉलेज ओवर होगा उससे पहले पेपर चेक कर दूंगा, तो सारे बच्चे लास्ट ओवर में अपने पेपर कलेक्ट करके ही जाए, ठीक है। साहिल की आवाज सुनकर सारे बच्चे एक साथ ठीक है सर। साहिल सबकी हाथ सुनकर अहान को देखते हुए अपने मन में, इस लड़के में कुछ तो बात है, बार बार इसे देखने का मन करता है, ऐसा लगता है इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, ऐसा लगता है जैसे मुझे इससे प्यार हो गया। साहिल अहान को देखते हुए ये सब सोच ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में प्यार आता है तो वो अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इससे प्यार नहीं हो सकता। साहिल अपने ख्यालों को झटकते हुए पेपर लेकर अपने केबिन में चला जाता है, लेकिन उसे बार बार अहान का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। साहिल के जाते ही रिमझिम जल्दी से अहान के पास आकर बैठ जाती है। रिमझिम अहान कैसा गया तेरा टेस्ट पेपर? अहान ठीक था। रिमझिम ठीक था, ज्यादा ठीक था। अहान वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना। रिमझिम लेकिन मुझे तो आज डांट पड़ने वाली है यार, कहीं सर पेरेंट्स के सिग्नेचर के लिए न बोल दे। अहान रिमझिम की बात सुनकर कहता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो यहाँ है ही नहीं। रिमझिम कुछ कह पाती है उससे पहले दूसरे टीचर आ जाते हैं, इसलिए रिमझिम अहान को कुछ नहीं कहती है और सामने ध्यान देने लगती है। कुछ देर बाद पीरियड खत्म हो जाता है और साहिल अपने हाथ में पूरी टेस्ट कॉफी लेकर क्लास में आ जाता है। साहिल की नज़र सबसे पहले अहान पर जाती है जो उसे ही देख रहा था। कुछ पल के लिए तो अहान भी साहिल को देखने लग जाता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। साहिल अहान को अपनी तरफ देखता पाकर अपनी आंखें झपकाना ही भूल जाता है और अहान को देखने लगता है। अहान के इस तरह देखने से साहिल के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसे महसूस कर साहिल अहान से नजरें हटाकर अपने सीने की तरफ देखता है जो नॉर्मल स्पीड से ज्यादा धड़क रहा था। वही अहान साहिल के नजरें हटाते ही अपने होश में आता है और अपने आप से मैं ये क्या कर रहा था, इस तरह सर क्यों देख रहा था, क्या था भी